प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है रोज़। और यह जो कहानी है वह UGC नेट के जो सिलेबस है इसमें अंकित है। तो इस तरह से यह जो कहानी है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस कारण मैं इस कहानी को दो भाग में प्रस्तुत करूंगा। पहले पार्ट में मैं इस कहानी का जो सारांश है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं इसकी समीक्षा को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देखते हैं रोज़ कहानी को। यह जो कहानी है दोस्तों वह अज्ञेय जी द्वारा रचित गई है और अज्ञेय की कहानी या कविता जो भी विधा हो वह बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है इसको पढ़ना, क्योंकि UGC नेट में इसकी किसी भी रचना से भी पूछा जा सकता है। कोई भी रचना उठाकर पूछ देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रोज़ कहानी के बारे में। तो प्रस्तावना में आते हैं। रोज़ कहानी अज्ञेय की ही नहीं, हिंदी साहित्य की चर्चित कहानियों में से एक है। तो यह अज्ञेय की ही एक मुख्य कहानी न होकर संपूर्ण हिंदी साहित्य की बहुत ही चर्चित कहानियों में शुमार है। यह जो कहानी है दोस्तों, यह पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का पुराना नाम क्या है? गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन उस चीज़ को बोलते हैं जैसे आपके पैर में, हाथ में कांटा लग जाता है तो कांटा लग जाने से उस जगह गांठ बन जाता है और गांठ बन जाने के बाद वहीं एक घाव का रूप ले लेता है, एक बहुत ही भयंकर घाव का रूप ले लेता है, उसे गैंग्रीन कहा जाता है। ठीक है, तो यह पहले पहल जो रोज़ कहानी है वह किस नाम से प्रकाशित हुई थी? गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। लेकिन बाद में कहानी की मूल संवेदना को अधिक प्रखरता से उभारने के लिए अज्ञेय जी ने इसे रोज़ शीर्षक दे दिया। आप जानते हैं कि जो अज्ञेय जी है वह मनोविश्लेषणवादी रचनाकार है, अर्थात यह मानसिक विश्लेषण पर ज़्यादा बल देते हैं। और कहानी के आरंभ में जब ये कहानी की रचना कर रहे थे तब ये प्रेमचंद की तरह कहानियाँ लिखते थे। प्रेमचंद जी यथार्थवादी कहानी लिखते हैं, उसी प्रकार अज्ञेय जी भी शुरू में प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थवादी कहानी लिखते थे और यथार्थ परतों को अपने साहित्य में विश्लेषित करते थे। लेकिन इनकी एक विशेषता और है जो प्रेमचंद जी से भिन्न है। ये सामाजिक यथार्थवादी परतों को खोलने के साथ साथ यह विश्लेषण पर भी जोर देते हैं, मानसिक विश्लेषण पर भी जोर देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि यह जो है ये अपनी कहानियों में सतही समस्याओं को उठाता है और वह सामाजिक समस्याओं को उठाकर जनमत बनाने की चेष्टा नहीं करते। ठीक है, बाद में वे व्यक्ति के मानस के भीतर प्रविष्ट होकर उन समस्याओं के उत्स, अर्थात वह उस समस्या का स्रोत क्या है, वह समस्या कहाँ से निकली है और उस समस्या के परिणाम को देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने अज्ञेय जी के कहानी कला की विशेषता को देख लिया। अब इस कहानी के कथासार को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो यह जो रोज़ कहानी है दोस्तों, स्थूल दृष्टि से देखने पर यह जो कहानी है ये एक औसत स्त्री की ज़िंदगी में रोज़ घटने वाली नीरस और अनुत्पादक घटनाओं का ब्यौरा मात्र लगती है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक औसत स्त्री कहने का अर्थ यह है कि एक घरेलू स्त्री जिसका पति कुछ काम करता हो और वह जो स्त्री है वह केवल घर संभालती है। तो उस स्त्री की ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती है रोज़ है ना, और वह घटनाएं कैसी होती? नीरस और अनुत्पादक। अनुत्पादक कहने का अर्थ यह है कि वह जो है वह स्त्री की किसी भी
मानसिक या शारीरिक रूप से उसको सशक्त नहीं बनाती, है ना। एक अलग तरह की संवेदना उसे प्रदान नहीं करती। इस तरह से वह कार्य क्या कहलाता है, अनुत्पादक कहलाता है। तो इस तरह से ये कहानी को जब हम देखते हैं तो यह नीरस और अनुत्पादक घटनाओं का ब्यौरा मात्र लगती है, लेकिन असल में यह जो कहानी है स्त्री की नियति की आलोचनात्मक ढंग से देखने का आह्वान करता है। तो यह जो कहानी है वह आलोचनात्मक ढंग से देखती है कि उस स्त्री की स्थिति ऐसी क्यों है और उस स्थिति में वह बंध क्यों गई है, इसको देखने का प्रयास करती है। इसमें बताया गया है कि पति के साथ सुदूर किसी पहाड़ी प्रदेश में गृहस्थी बसाती मालती नामक स्त्री जो है वह उस स्त्री के पास कुछ करने को नया नहीं है। वह प्रत्येक दिन नित्य ही कामकाज और अपने बच्चे, जिसको गोद लिया बच्चा है जो जिसका नाम है टीटी, है ना, उसकी देखभाल करना और इसके पति जो डॉक्टर हैं जिनका नाम है महेश्वर, इसकी प्रतीक्षा करना, ड्यूटी से लौटकर आने की प्रतीक्षा करना, बस यही काम इसका रह जाता है रोज़ का रोज़, है ना। तो मालती की ज़िंदगी जैसे इन्हीं 3 सोपानों के इर्द गिर्द घूमते हुए ठहर गई है। मालती की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने अपने को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है। दोस्तों, कोई चुनौती या संघर्ष नहीं होने के कारण उसकी ज़िंदगी ठहर गई है और यह सामान्यतः सभी के जीवन में होता है। और अगर हम संघर्ष और चुनौती अपने जीवन में नहीं लाते तो हमारी ज़िंदगी ठहर जाती है। तो घर के बाहर एक भरा पूरा संसार है, लेकिन मालती को उसकी कोई भागीदारी दिखाई नहीं देती। दिमाग में निर्बाध बचपन और अलमस्त जीवन की स्मृतियां हैं। जब वह बचपन में कैसे खेला करती थी, कैसे रहती थी, इन सभी की स्मृतियां उसके दिमाग में हैं। लेकिन अब ये जो स्मृतियां हैं अब जैसे गुज़रे ज़माने की बात हो गई है। वह उन्हें याद तो करना चाहती है, लेकिन वे इतनी अप्रासंगिक हो गई है कि स्वयं घबराकर अपने पैर पीछे खींच लेती है, अर्थात वह उन चीज़ों को याद करना ही नहीं चाहती। मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया जाता है। यहाँ पे तौक उस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों कि जैसे हम किसी जानवर के गले में पट्टा बांधते हैं या जानवर को पहनाने का काम करते हैं जिससे वह इधर उधर ना जाए, है ना, तो इसको तौक कहा गया है। तो उसी प्रकार का तौक या पट्टा ऐसे जीवित प्राणी के गले में डाल दिया है। यह ऐसा लगता है देखकर मालती को, और यह पट्टा ऐसा है, यह तौक ऐसा है कि जो मालती है उसे उतार फेंकना चाहे पर उसे उतार ना पाए। घर के कामकाज और पति की प्रतीक्षा के बीच पसरे अकेलेपन को भरने के लिए उसके पास भविष्य की एक भी योजना नहीं है। मानो घड़ी की सुइयों के साथ वक्त की निरर्थक परिक्रमा करते करते मालती हाँफ गई है, थक गई हो, ऐसा लगता है। कहानी के केंद्र में मालती और उसकी छटपटाहट है, लेकिन अपने आप को देखने और पहचानने की दृष्टि उसके पास नहीं है। इसलिए कहानी में एक तीसरे व्यक्ति का प्रवेश लेखक द्वारा कराया गया है और वह है कथावाचक। ठीक है, तो कथावाचक एक ऐसा व्यक्ति है जो इस कथा को बनाता है, इस कथा को कहता है और साथ साथ मालती और उनके पति, उनकी परिस्थितियों का वह वर्णन करता जाता है। तो कथावाचक के आगमन से यह जो कहानी है इसकी घटना विहीनता, अर्थात हमें इस कहानी को देखकर लगता है कि ये तो रोज़ रोज़ की घटना है, कुछ घटना ही नहीं दिखाया गया है। तो इस कथावाचक के आगमन से कहानी की जो घटना विहीनता है वह अर्थगर्भी, सांकेतिक और प्रतीकात्मक हो जाती है। दरअसल कथावाचक कहानी केंद्रित स्थितियों का दृष्टा भी है और व्याख्याकार भी है।
कथावाचक जो है वह मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। दोनों का बचपन संग संग गुजरा है। सख्य भाव ने दोनों के संबंधों में विश्वास और सौहार्द के साथ साथ आत्मीयता के कोमल एहसासों को भी सींचा है। पहले ये लोग 18 मील पैदल चलकर, अर्थात जो कथावाचक है वह 18 मील पैदल चलकर मालती के घर पहुंचा और उसके साथ बचपन की स्मृतियों को जीना चाहता है। उसके घर आकर वह जो बचपन की यादें हैं उन सभी के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन कथावाचक पाता है कि पहले की मस्त मौला मालती जो है वह अब कहीं खो गई है। उसकी जगह जो उत्साहहीन निरासक्त तरुणी उसके सामने खड़ी है, उसे तो वह जानता तक नहीं, ऐसा लगता है। वह सोचता है कि क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन को भूल गई। कथावाचक के उत्साह पर शंका सवार हो गई है। वह सोचता है कि या वह अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब नहीं हो सकती। पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी लोगों का रहता है, और अजनबी लोगों से भी बदतर उसका मौन था। अजनबी से भी ऐसा मौन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार वह कथावाचक है वह सोचता है। कथावाचक देखता है कि दोनों ओर से संवाद की कोशिशें की जा रही है, लेकिन थोड़ी दूर लिथड़ कर संवाद दम तोड़ देता है। कुछ संवाद हो ही नहीं पाता दोनों के बीच। फलस्वरूप साथ साथ बैठे रहकर भी कथावाचक और मालती ये दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में रम गए हैं। थकी और उकताई हुई मालती के सामने घरेलू जिम्मेदारियों और अभावों का पहाड़ खड़ा है। घर में नौकर नहीं है। शहर जो है वह घर से दूर होने के कारण ताज़ा सब्जी भाजी खरीदने की सुविधा भी नहीं है। बर्तन मांजने हैं, लेकिन नल में पानी भी नहीं है। पानी जो है वह शाम को 7 बजे जिस समय आएगा वही समय खाने बनाने का भी हो जाएगा, और इस तरह से एक साथ खाना बनाने और पानी भरने का काम वह कैसे निपटाए। खाना बनाने और रसोई समेटने में रात गहरा जाएगी। तो मालती सोच रही है और 7 बजने की प्रतीक्षा भी कर रही है। अपनी नोटबुक पढ़ने में तल्लीन कथावाचक साथ साथ मालती की गतिविधियों की टोह भी ले रहा है। वह देखता है कि घड़ी में 3 बजते ही मालती जैसे कुछ चैतन्य हुई है और फिर निरुद्वेग स्वर में बुदबुदा उठी है, 3 बज गए। फिर 4 बजता है तो 4 बजे भी वहीं ठीक बुदबुदाहट उसकी आती है कि 4 बज गए, है ना। तो इस तरह से वह जो कथावाचक है वह उसकी अनैच्छिक स्वर को सुनता है। वह कहता है कि मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत हो गई है, और यंत्रवत ऐसी हो गई है कि वह भी थके हुए यंत्र जैसी लगती है। और जैसे यंत्र थक जाता है तो यंत्र का जो स्वर है वह कम हो जाता है, उसी प्रकार यंत्र थके हुए यंत्र के स्वर से कह रही है कि 4 बज गए। तो इस तरह मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है, अर्थात जिसे गिना ना जा सके उस पथ का मैंने इतना अंश तय कर लिया है, यह स्पीडोमीटर हमें बताता है। तो मालती के पति महेश्वर जब आ जाते हैं तो उसके आने से दोनों अर्थात कथावाचक और मालती मानो जी उठते हों, लेकिन बातचीत करके कथावाचक को भान होता है कि महेश्वर भी मालती से भिन्न नहीं है। यह भी उकताए हुए हैं, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज़, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। महेश्वर बताते हैं कि
अस्पताल में हर दूसरे चौथे दिन कांटा लगने से गैंग्रीन बन गए घाव को लेकर मरीज उनके पास आते रहते हैं और उन्हें किसी का बाँह, किसी की टांग काट कर इलाज करना पड़ता है। तो इस तरह से बात करते हैं। तो उनकी बातों को सुनकर शांत मुक मालती कहानी में पहली बार मुखर होती है और उपहास करते हुए कहती है, पहले तो दुनिया में कटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हों। तो इस तरह से वह बोलती है। फिर मानो अपनी ही मुखरता पर लज्जित होकर ठंडी अनासक्ति में अपने को लपेट लेती है कि मैं तो रोज़ ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर वर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। इस तरह से वह बात करती है। तो कथावाचक स्तब्ध है कि रोज़ नल में देरी से पानी का आना या रोज़ टीटी का बिस्तर से गिरकर रोना और रोज़ गैंग्रीन से लोगों का अपंग होना, क्या यह सभी एक सी घटनाएं हैं? और लीक से बंधी मालती के जीवन के हर पल को रोज़ की पुनरावृत्ति भी विनष्ट कर रही है। कथावाचक हर पल गुजरे पल से अलग कर उसे रोज़ रोज़ की दिनचर्या का रूप नहीं देना चाहता, वह इन घटनाओं को विशिष्ट बनाना चाहता है। मालती और महेश्वर उसकी तरह अपने जीवन के कर्ता और सर्जक नहीं हैं। लीक पीटने को अपनी नियति मानकर मालती और महेश्वर जो है वे अपने जीवन के सहज उच्छ्वास को खो बैठे हैं। कथावाचक कहता है, मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह यह छाया लग गई है और उनका इतना अभिन्न अंग बन गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं। मैंने उस छाया को देख भी लिया। तो इस तरह से दोस्तों लेखक ने इसका व्याख्या किया है कथावाचक के माध्यम से। तो इस प्रकार हमने इसका सारांश देख लिया रोज़ कहानी का। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके पास लेकर आएंगे रोज़ कहानी का विश्लेषण। तो देखते रहिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RK जी को। धन्यवाद।